हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और जो आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है ब्लड कंपोनेंट्स एंड फंक्शन। और ये भी टॉपिक जो है आज जो फर्स्ट लेक्चर है ना, ये आई थिंक सेकंड लेक्चर है एसजीपीजीआई का। जो फर्स्ट लेक्चर है वो डेडिकेटेड है जो पेशेंट सेफ्टी से, है ना, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर से, है ना, पेशेंट और पेशेंट के घर वालों को कैसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उससे डेडिकेटेड होने वाला है। और जितने भी टॉपिक्स और जितने भी लेक्चर होने वाले हैं दोस्तों, ये सारे हमारे जो है वो एसजीपीजीआई के टॉपिक से होने वाले हैं। एक भी टॉपिक मैं इधर उधर का डिस्कस नहीं करूंगा। जो भी टॉपिक्स होंगे वो पीजीआई के सिलेबस से होंगे, पीजीआई एग्जाम डेडिकेटेड टॉपिक्स ही होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था कि हर एक हफ्ते या हर एक 2 हफ्ते बाद जब हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स हो जाएंगे अच्छे खासे, तब उन टॉपिक के बेस्ड हम लोग जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, है ना, जो उन आपको पढ़ाए गए हुए टॉपिक से ही रिलेवेंट होंगे, ताकि आप इजिली जो है आप अपने आप को एसेस कर सको, है ना। और मंथ एंड में जो है हम लोग फाइनल टॉपिक पे जो है मतलब एक सेपरेट जो है वो फुल एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें जनरल स्टडीज से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रहेंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे। तो एक तरह से कंप्लीट जो पेपर का क्या सिनेरियो रहने वाला है आपको पता चलेगा। और हो सकता है वो मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं भेज दूंगा दोस्तों, और आप वहां से जुड़ के और वो क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हो। और वहां से जो है आप वो सॉल्व करके और हमें, या फिर हो सकता है कि जो गूगल पेजेस आते हैं, है ना, गूगल पेजेस पे वो चीजें आपको प्रोवाइड की जाए और आप जो है उसे सॉल्व करके और हम तक भेजो। और हम फिर एनालाइज करके जो है उसमें से टॉपर कौन होगा और किनका रिजल्ट अच्छा रहा और कौन ज़्यादा डेडिकेटेड है लेक्चर्स के टुवर्ड्स, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग आगे का तैयारी जो है वो जारी रखेंगे। तैयारी चलती रहेगी, वीडियो चलती रहेगी। तो दोस्तों आज हम लोग जो है ब्लड कंपोनेंट और फंक्शन जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपके पीजीआई में देखने को मिलेंगे। 3 तो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। कैसे क्वेश्चन होंगे जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके बीच में बतलाते जाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और आपको वो याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड, ब्लड क्या है ना दोस्तों। सभी को पता है कि सभी के शरीर में ब्लड है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि ब्लड है क्या, है ना, किससे बना होता है ना, तो आप तो ये नहीं बोलोगे कि ये रेड ब्लड सेल से बना होता है, डब्ल्यूबीसी से बना होता है। दोस्तों ब्लड क्या है? ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एक प्रकार का क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ये? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है दोस्तों? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जिसका काम क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। काम ये क्या करता है? तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना, हर एक सेल को न्यूट्रिशन गैसेस प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, देयर आर 3 लेयर फाउंड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लड सैंपल। अगर ब्लड को लिया जाए, है ना, ब्लड सैंपल को लिया जाए और उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो हमें 3 कोट देखने को मिलेंगे, 3 लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये लेयर क्या चीज के होंगे? तो एक लेयर जो होगा आपका ब्लड के प्लाज्मा का लेयर होगा, है ना। और दूसरा जो लेयर होगा वो मिडिल लेयर होगा, बहुत ही थिन होगा, पतला होगा, जिसको हम बफी कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? बफी कोट बोलते हैं। बफी कोट कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो जो कोट है वो क्या प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल होंगे उसमें, और जो बॉटम होगा, बॉटम लेयर में आपका आरबीसी पाया जाएगा, रेड ब्लड सेल पाया जाएगा। तो यहाँ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने क्या लिया? ब्लड लिया। ठीक है, इसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें नीचे आपको ये है आरबीसी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे व्हाइट
आपको बफी कोट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बफी कोट देखने को मिलेगा। ये होगा आपका WBC और प्लेटलेट्स, और ऊपर जो है आपका प्लाज्मा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये देखा कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, जब हम ब्लड को लेकर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें 3 तरह के प्रोडक्ट उसमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या रहता है, तो नीचे जो बॉटम लेयर हम देखेंगे वो रेड ब्लड सेल का दिखेगा। मिडिल लेयर जो बफी कोट होता है, थिन मिडिल लेयर होता है, वो उसमें हमारा WBC और प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। और जो अपर लेयर होगा उसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमने देख लिया है दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन एंड वाटर टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द सेल। तो ब्लड करता क्या है? तो ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सेल को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, हार्मोन्स प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। बदले में क्या करता है? तो बदले में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उन्हें सेल से बाहर लाके वो किडनी को दे देता है, और किडनी क्या करता है? उन्हें एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो, किसी भी चीज को पढ़ने का और याद करने का सिंपल तरीका क्या होता है कि आप उसे रटने के बजाय, मतलब ये लेक्चर हो रहा है और आप जब कभी भी रिवीजन करने बैठो तो दोस्तों इसको रटने के बजाय आप सिंपली एनालाइज करो कि ब्लड क्या हो सकता है ना, किस चीज से बना हो सकता है। तो आप देखते हो ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको जनरली, जब आपके ब्लड बॉडी में है ना, फ्री फ्लोइंग है। तो क्या हो सकता है, किस तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, क्या फंक्शन होता है ब्लड का, क्या पर्पस है ना, क्या जरूरत है उसको, मतलब इस ऑर्गन के पास, उस ऑर्गन के पास, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, कभी पल्मोनरी सर्कुलेशन में हिस्सा बन के क्यों वो दिन भर ट्रेवल करते रहता है, क्यों वो ट्रांसपोर्ट करते रहता है। तो जब ये सवाल आप अपने आप से पूछोगे तब आपको उत्सुकता जो है मन में जागेगा कि आखिर हम क्यों जाने, क्या पर्पस है इसके पीछे का। ठीक है दोस्तों, और मेरे ख्याल से जितने भी दुनिया भर में सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हो, है ना, बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के फंक्शन, उनका आकार, उनके बनावट के बारे में जब आप पढ़ते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपके बॉडी में एक्चुअली चल क्या रहा है ना, आपके बॉडी का फिजियोलॉजी कैसे वर्क कर रहा है, कैसे आपका बॉडी फंक्शन कर रहा है, कैसे मैं सोच पा रहा हूँ, कैसे मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, है ना, कैसे एक वर्ड बोलने के बाद दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। जब आप इसको माइन्यूट लेवल पे सोचोगे दोस्तों तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्पेशलाइज फंक्शन है, और उसे जानने के लिए आप जो है बहुत उत्सुक हो उठोगे। नेक्स्ट है ब्लड इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मैंने बोला कि आपका ब्लड जो है वो बॉडी टेम्परेचर करता है, ब्लड बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों आपको जानने की जरूरत है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, उधर टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, लेकिन बॉडी के लेवल पे, है ना, सिस्टेमिक सिस्टम्स के लेवल पे जो है ब्लड ही उसका क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। जैसे मान लो आपको एक्सरसाइज करने को बोल दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बीपी जो है बढ़ेगा, और जैसे ही बीपी बढ़ेगा टेम्परेचर भी आपका राइज हो जाएगा। या किसी वजह से आपका टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वो आपके बीपी को भी एलिवेट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये बॉडी टेम्परेचर को तो रेगुलेट करता है, साथ में ये पीएच को भी बैलेंस करता है, और इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज को भी देता है। यदि कहीं पे इंजरी हो गई, आपके बॉडी में कहीं पे भी इंजरी हो गई, तो देखना सबसे पहला जो रिएक्शन देखने को मिलता है आपके बॉडी की तरफ से, वहां पे इन्फ्लामेशन, है ना,
जिस टाइप की इंजरी होगी उस प्रकार से इन्फ्लेमेशन आपको, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो देखने को मिलेगा। और ये कहाँ से आता है, तो ये प्लेटलेट से आता है, ये आपके ब्लड के WBC और अदर जो सेलुलर फंक्शन है उनके थ्रू आता है। ठीक है दोस्तों। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, जो कि अगर आप सर्जरी पढ़ रहे हो तो ये बहुत जरूरी है, क्लॉट होना, नॉर्मल क्लॉट होना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लड लॉस, आवश्यकता से अधिक ब्लड लॉस ना हो। अगर ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, ये आपने जो देखा कि ब्लड में जो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है ना, अदर जो है प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं जो आपके ब्लड में है, ये उसको एक प्रकार से क्या देती है, ऑस्मोलैरिटी, उसके ऑस्मोलैरिटी को बैलेंस करती है ना। ऑस्मोलैरिटी को सिंपल तौर पे समझें कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या मान लेते हैं दोस्तों कि कोई सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन बना कैसे है, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बना होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, तो सॉल्यूशन बना होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है, प्लाज्मा, और जो सॉल्यूट है वो प्लाज्मा प्रोटीन हो गए, RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, है ना, और अदर जो इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स है वो सॉल्यूट का काम करेंगे। और ये सब मिल के क्या कर रहा है, आपका जो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी है उसे बैलेंस कर रहा है। तो ब्लड का नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी जो है 273 मिली मोल पर लीटर होता है। अगर इससे कम होगा, तो इससे कम होगा तो क्या होगा, फ्लूइड लॉस जो होगा दोस्तों बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन जो है वो बढ़ जाएगा, और इसके फलस्वरूप आपको एडिमा, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप ब्लड का सैंपल लिया और उसे सेंट्रीफ्यूज किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है आपको नीचे RBC, रेड ब्लड सेल, और एक बफी कोट आपको देखने को मिलेगा जिसमें WBC प्लस प्लेटलेट्स होंगे, और ऊपर आपको 55% जो है वो प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लड सेल की बात करें तो आप जानते हो इसमें दो तरह के आपके ब्लड, ये सॉरी, तीन तरह के माइनली ब्लड सेल हम पढ़ते हैं, RBC, प्लेटलेट्स और WBC। WBC के फिर 5 टाइप्स हो जाते हैं, कौन कौन से, तो इससे पहले भी एक लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने बताया था आपको, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, B फॉर बेसोफिल, E फॉर एसिनोफिल या एसिडोफिल जिसे बोलते हैं, M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, और N फॉर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ जानने वाली बात ये है कि जो WBC होता है आपका, WBC होता है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट, है ना। तो एक ग्रेन्युलोसाइट का एग्जाम्पल आप जो देख लोगे वो है LMA, लैरिंजियल मास्क एयरवे नहीं, है ना। एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, है ना, LMA, इसीलिए मैंने लिखा, कोड आप याद रख लोगे। और ग्रेन्युलोसाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, बेन स्ट्रोक्स, आप जानते हो एक प्लेयर है इंग्लैंड का, तो बेन आप याद रखोगे, बेन जी, है ना, या बेंजीन रिंग आप याद रख सकते हो, है ना, कोड के तौर पे। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो भी हमारे ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स हैं उनके क्या फंक्शन होते हैं, जैसे RBC, रेड ब्लड सेल जो है
उसका क्या फंक्शन होता है, रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और आरबीसी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पे है आपका हीमोग्लोबिन, एचबी, है ना। तो मेल में एचबी देखोगे आप कितना होना चाहिए नॉर्मल, 14 से 18, है ना, ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में जो है 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर ये कम होगा तो आपको एनीमिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, एचबी लेवल कम होगा दोस्तों, तो एचबी लेवल के चलते रेड ब्लड सेल जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन 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 और हीमोग्लोबिन, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यही कंपोनेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका जो रेड ब्लड सेल होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका एक और चीज है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है किस माध्यम से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, है ना। और मैंने आपको बतलाया भी था कि ऑक्सीजन से ज्यादा बाइंडिंग एबिलिटी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है हीमोग्लोबिन से। तो याद रखना, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज भी देखे थे आपने, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज भी देखे थे, उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में भी डब्ल्यूबीसी का जो है दोस्तों वो वर्क था, और आपकी इम्यूनिटी में भी ये वर्क करता है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स क्या दिखाता है, तो एक्यूट बैक्टीरियल फैगोसाइटोसिस का काम करता है। तो अगर न्यूट्रोफिल बढ़ गया तो कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है आपको हो गया है। ठीक है, जिसको बोलते हो आप न्यूट्रोफिलिया, है ना। और न्यूट्रोपेनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो गया, न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ गया। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को ये देता है। नेक्स्ट मोनोसाइट, मोनोसाइट का काम क्या होता है, तो फैगोसाइटोसिस और एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम ये करता है। इसिनोफिल का काम क्या होता है, तो पैरासाइट डिफेंस एंड एलर्जी कंट्रोल को ये काम करता है। तो किसी को एलर्जिक रिएक्शन है फीवर, है ना, या छोटे मोटे किसी तरह का पॉलेन के चलते इनको जो है प्रॉब्लम होता है, तो इनको हो चुका है इसिनोफिलिया। उन पेशेंट्स में इसिनोफिल का काउंट जो है हमेशा बढ़ा हुआ देखेगा, यानी वो परमानेंटली एलर्जिक ही रहते हैं, है ना, उनको इसिनोफिलिया हो गया है ना। नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल का काम क्या है दोस्तों, बेसोफिल का काम है हिस्टामीन मेडिएटेड इन्फ्लामेशन कराना, है ना। आप देखते हो किसी तरह का आपको इन्फेक्शन और ये सारी चीजें होती हैं तो टिश्यू जो है हिस्टामीन रिलीज करता है, और वो हिस्टामीन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कराता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है दोस्तों, तो प्लेटलेट्स हीमोस्टेसिस में हेल्प करता है, हीमोस्टेसिस या ब्लड क्लॉट उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो आपने पढ़ लिया, तो इसमें टोटल ब्लड वॉल्यूम जो है टिपिकली अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी रफली 5 लीटर होता है। ठीक है, तो कहने का ये है कि आपके बॉडी के टोटल वेट का 7 से 8% जो है आपका ब्लड है। ठीक है, मान लो किसी का वेट जो है वो लगभग 50 kg है, तो उसका 7 से 8% जो है वो लगभग ब्लड होगा। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो लिक्विड मैट्रिक्स 55% ऑफ ब्लड, टोटल ब्लड का जो है वो 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा का होता है। मान लो 5 लीटर ब्लड है तो इसका 55% हिस्सा जो होगा वो प्लाज्मा होगा। ठीक है, और प्लाज्मा क्या चीज से बना होता है, तो इसमें 90% जो है वो वाटर होता है, वाटर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है,
तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वाइटल प्रोटीन लाइक एल्बुमिन जो ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है, और फिब्रिनोजेन जो क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, एल्बुमिन के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों अभी। नेक्स्ट है हिमेटोक्रिट। तो द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई रेड ब्लड सेल, है ना, यूजुअली 40% to 50% इन मेल पेशेंट एंड 35 to 45% इन फीमेल पेशेंट। अब आप कहोगे कि ये हिमेटोक्रिट लेवल जो है वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप जानते हो मेल की अपेक्षा फीमेल में जो है ब्लड वॉल्यूम कम रहता है ना। इसीलिए ये भी एक कारण है कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू एनीमिया। मेल की अपेक्षा, मेल पेशेंट्स के अपेक्षा फीमेल पेशेंट में एनीमिया होने के चांसेस जो है दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ब्लड पीएच की जब बात करें तो स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस बिटवीन 7.35 to 7.45, एनी डेविएशन लीड टू एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस। और एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस पर सेपरेट लेक्चर हो चुका है दोस्तों। आप ये देखोगे कि अगर CO2 या ब्लड गैसेस के रिलेटेड कोई चेंजेज हो रहे हैं तो वो आपको क्या कराएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कोलोसिस कराएगा। लेकिन अगर किसी तरह के बाइकार्बोनेट, है ना, और लैक्टेट, है ना, इधर इन सब चीजों के चलते कोई अगर चेंजेज आते हैं आपके पीएच में तो वो दोस्तों क्या लीड करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। अब मैं बात कर रहा हूँ एल्बुमिन का। तो दोस्तों एल्बुमिन जो है वो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब आपके प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं या आपके बॉडी में जो प्रोटीन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा उसका मात्रा है वो एल्बुमिन का है, लगभग 80% मात्रा है उसका। और ये एल्बुमिन बनता कहाँ है? तो दोस्तों ये एल्बुमिन बनाने का फैक्ट्री जो है वो आपका यकृत है, लीवर है। कौन है? लीवर, है ना। इसीलिए जो जिन पेशेंट्स का लीवर खराब हो गया उनमें प्रोटीन डिफिशियंसी होने लगेगी। क्या होने लगेगी? प्रोटीन डिफिशियंसी होने लगेगी। और एक कारण आपको बतलाऊंगा जिसमें एल्बुमिन कम होने लगेगा, तो प्रोटीनूरिया हो गया पेशेंट को। किन्हीं कारण से जो यूरिन पेशेंट का हो रहा है वो यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है। ठीक है, तो उसके वजह से भी बहुत जल्दी से प्रोटीन लॉस होता है। और जैसे ही पेशेंट में प्रोटीन लॉस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो पेशेंट जो है, पेशेंट का बॉडी मास जो है वो फटाफट कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि आपका मसल जो है वो प्रोटीन से ही स्ट्रक्चर्ड है ना। उसके लिए प्रोटीन चाहिए, है ना। देखे होगा ना जो जिमर होते हैं क्रिएटिनिन लेते हैं, है ना। और वही क्रिएटिनिन आपको यूरिया साइकिल में देखने को मिलता है ना, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन जो बाई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, और प्लाज्मा प्रोटीन जो है, प्लाज्मा में जो एल्बुमिन है वो क्या करता है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी को बैलेंस करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आरबीसी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और ये बाइकनकेव होता है। कैसा होता है? बाइकनकेव होता है। ठीक है, एंकुलेटेड सेल डेडिकेटेड टू ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन वाया हीमोग्लोबिन। ऊपर हम लोगों ने देख लिया है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। देखो लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार कंफ्यूजन होता है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट जो मैंने आपको बतलाया, कोड क्या बतलाया था, है ना, बेंजीन आपको बतलाया था, बेंजीन, बेंज, है ना। तो बी फॉर बेसोफिल, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट के एग्जांपल न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल आपको देखने को मिल रहा है। और ए ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल एलएमए, आप याद रखोगे, ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स यानी जिसको हम प्लेटलेट बोलते हैं, तो प्लेटलेट की कमी हो गई किसी को तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो कह रहा है कि स्मॉल सेल, छोटे सेल होते हैं, फ्रेगमेंट्स डिराइव फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स दैट आर एसेंशियल फॉर
इनिशिएटिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। तो ये दोस्तों आपको नया टर्म मिल रहा होगा, मेगा कैरियोसाइट्स, है ना। तो ये दोस्तों जो जर्मिनेटिंग ये होता है, कहाँ से ये सब सेल जर्मिनेट हो रहे हैं, है ना। तो आपको हिमेटोपोइसिस जो है, आगे आप पढ़ोगे इरिथ्रोपोइसिस, है ना। तो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, है ना। कहाँ से प्रोडक्शन होता है, तो रेड बोन मैरो से, स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन, है ना। और वो हार्मोन कौन सा है, तो इरिथ्रोपोइटिन है। कौन सा हार्मोन है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज कहाँ से होता है, तो किडनी से। किसके रिस्पॉन्स में रिलीज होता है, तो ऑक्सीजन की कमी के रिस्पॉन्स में। जैसे मान लो कि आप दूर पहाड़ी पे कहीं चढ़ने लगे, और वहां पे क्या होता है, जैसे ही आप एक निश्चित हाइट से जब एबव आप जाने लगते हो, तो क्या होता है, वहां का जो वायुमंडल का जो ये होता है, प्रेशर होता है। आप जानते हो कि हमारे आसपास का जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm है। कितना है, 1 atm। या इसको दूसरे उसमें लिखे तो 760 mmHg, है ना। तो अगर इससे जब प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन इनहेलेशन, ठीक है। और आपका अल्टीमेटली ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन होने लगेगा। ऑक्सीजन लेवल जो डाउन होने लगेगा दोस्तों, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से बॉडी में हाइपोक्सिक रिस्पॉन्सेज जो होंगे वो ट्रिगर होंगे, और वो जो होंगे किडनी से इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करवाएंगे। और इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन फटाफट चालू कर देता है। तो दोस्तों जो इमेच्योर आरबीसी होते हैं, उनके पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें जो है क्वेश्चन कर सकते हो। हीमोस्टेसिस क्या होता है दोस्तों, है ना। एक होता है होम्योस्टेसिस। देखो, मेजरली एग्जाम में दोस्तों क्या होता है, आप घबराए हुए रहते हो, आपके मन में एक ही चीज चल रहा होता है कि कैसे भी करके ये एग्जाम हम क्लियर कर लें। और उस जल्दीबाजी में क्या होता है दोस्तों, होम्योस्टेसिस और हीमोस्टेसिस आपको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें आती नहीं है ना। लेकिन क्या होता है कि आपको जब प्रैक्टिस नहीं होगा, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वुमेन को भी परफेक्ट बनाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही चीज के लिए, वो एक क्योट है, एक कहावत है जिसको जो है वो हम लोग डेली यूज में यूज करते हैं। तो जो भी मेहनत करेगा दोस्तों, अल्टीमेटली सक्सेस उसके हाथ लगेगी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, और चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, है ना। मैटर नहीं करता कि वो किस जेंडर से है, मैटर नहीं करता कि वो किस एज का है, मैटर नहीं करता कि किस हाइट का है, मैटर नहीं करता कि वो गोरा है सांवला है, मैटर नहीं करता कि वो अमीर है या गरीब है। मेहनत जो करेगा, है ना, वो अच्छी फसल काटने के लिए तैयार रहे, कल के लिए भी और फ्यूचर में कभी के लिए भी, है ना। हो सकता है कि संघर्ष के 2-4 दिन आपके जीवन में आए, तो उससे विचलित नहीं होना है। संघर्ष ही जीवन का जो है वो निश्चित कड़ी है, उसे अपनाना पड़ेगा, है ना। आज ना अपनाओ, कल अपनाओ, कल ना अपनाओ, कभी और अपनाओ, लेकिन उसे आप छोड़ नहीं सकते। अगर संघर्ष से आप दूर भाग रहे हो, तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो आप खुद से दूर भाग रहे हो। हर एक के जीवन में जो है अपनी लड़ाई है, अपने संघर्ष हैं। आप किसी को ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि उसकी जीवन बहुत अच्छी है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को पिन आउट कर देते हैं, नहीं नहीं तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा है। नहीं, हर किसी के पास अपनी मेंटल कैपेसिटी है, और वो उस कैपेसिटी के अनुसार अपने जीवन को जी रहा है। ठीक है, तो निश्चित चीजों में ही जो है अनिश्चित खुशियां आप ढूंढे, उसी में आपका सफलता जो है वो छिपा हुआ है।
ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीमोस्टेसिस। तो 3 स्टेप प्रोसेस है जो ब्लीडिंग को क्या करता है, स्टॉप करता है। क्या है, फर्स्ट प्रोसेस है वास्कुलर स्पाज्म, है ना। ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनको स्पाज्म कर देता है ताकि ब्लड लॉस कम हो। नेक्स्ट, वहां पे जहां से ब्लड लॉस हो रहा है वहां पे प्लेटलेट प्लग बनाता है और उसके बाद ब्लड कोएगुलेशन या क्लॉटिंग स्टार्ट होता है। दोस्तों कभी ना कभी बचपन में या कभी भी आपके हाथ में या पाँव में जो है कहीं ना कहीं खरोच आ गई होगी। तो खरोच आने के बाद क्या होता है दोस्तों, आफ्टर ब्लीडिंग आपने देखा होगा कि इसमें क्लियर फ्लूइड टाइप का ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट थोड़ी देर बाद इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अगले दिन जब आप सो के उठते हो तो देखते हो वहां पे ब्लैक ब्लैक कुछ जम गया है जो घाव को पूरी तरीके से कवर कर दिया है, सील कर दिया है। और गलती से भी उस ब्लैक वाले हिस्से को आप हटाने का प्रयास करते हो तो फिर से ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअली वही ब्लैक वाला हिस्सा जो है आपका जो है वो क्या है, प्लेटलेट प्लग है। ठीक है। नेक्स्ट है द क्लोटिंग कैस्केड। क्लोटिंग कैस्केड क्या होता है, तो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होता है। क्या चीज का, तो जो भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं उनको कन्वर्ज करना या कन्वर्ट करना प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन से ये जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स क्या हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, क्लॉटिंग फैक्टर। और ये क्लॉटिंग फैक्टर जो क्या करते हैं, उन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर को हमने डिवाइड किया है इंट्रिंसिक पाथवे में और एक्सट्रिंसिक पाथवे में। ठीक है, जिसको हम आगे बतलाएंगे। और एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे ही मिलके कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। ठीक है। और आपने देखा कि हमारे प्लाज्मा में क्या पाया जा रहा था, एल्ब्यूमिन के साथ फिब्रिनोजेन पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था, एल्ब्यूमिन के साथ फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन कहाँ है, तो प्लाज्मा में। ठीक है। और इसी फिब्रिनोजेन पे जब थ्रोम्बिन एक्ट करता है तो ये फिब्रिनोजेन फिब्रीन किसमें, फिब्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और यही फिब्रीन जो है आपका क्लॉट है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुपिंग। तो डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एजेंट लाइक ए बी और आर एच ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। तो ब्लड ग्रुपिंग किससे डिसाइड होता है कि कौन सा एंटीजन जो है वो आपके आरबीसी के सरफेस पे जो है वो है ना। लगभग 300 से ज्यादा ही एंटीजन्स होते हैं आरबीसी के सरफेस पे, लेकिन हमें किसको ढूंढना है, आइदर ए एंटीजन या आइदर ए बी एंटीजन या आइदर बी एंटीजन, है ना, या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कॉमन ब्लड टेस्ट जो हर एक ओटी प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हीमोग्लोबिन, सबसे पहले हीमोग्लोबिन। आपने देखा कि लेस देन 10 हीमोग्लोबिन है, सर्जन जो है केस के लिए डिनाई कर देते हैं, है ना। एसएस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अगर ये कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घटेगी और पेशेंट को हाइपोक्सिया होने के चांसेस है और हाइपोक्सिया के अपने कॉम्प्लिकेशंस है। नेक्स्ट है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये डिटेक्ट करता है एनीमिया को क्योंकि इसमें एचबी लेवल भी पता चलता है, इन्फेक्शन को क्योंकि इसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पता चलता है, हिमेटोक्रिट लेवल पता चलता है और हीमोग्लोबिन पता चलता है। और क्या पता चलता है, न्यूट्रोफिल क्या है, क्या पता चलता है, बेसोफिल, इसिनोफिल, है ना, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन सब के बारे में पता चलता है और इन सब का पर्टिकुलर रोल क्या है दोस्तों आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप एंड आरएच। तो प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन मिसमैच, है ना, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो मिसमैच के चलते, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप बिना केस का, मतलब किसी भी पेशेंट का या इंडिविजुअल का ये जाने कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है कोई भी ब्लड आप दे देते हो, नहीं। नेक्स्ट है बीटी,
ब्लीडिंग टाइम इसको बोलते हैं। एसेस करता है ये प्लेटलेट फंक्शन को। क्लॉटिंग टाइम ये स्क्रीन करता है कोएगुलेशन एबिलिटी को कि कितना अच्छा से कोएगुलेशन होगा। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर, तो इवेलुएट करता है एक्सट्रिंजिक पाथवे और वारफेरिन इफेक्ट को। नेक्स्ट है एपीटीटी, इवेलुएट करता है इंट्रिंजिक पाथवे एंड हिपेरिन इफेक्ट को। और प्लेटलेट काउंट एसेस करता है ब्लीडिंग रिस्क को। दोस्तों आप घबराइए नहीं, इन सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर, डिटेक्ट करता है पेरी ऑपरेटिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल को, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ये दिखाता है कि जो है शुगर कंट्रोल्ड है कि नहीं। नेक्स्ट है सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस को हम ट्रिगर करते हैं। मैंने कल भी बतलाया था जो लेक्चर हुआ था कि हमें ये जानना जरूरी है गुड एनेस्थीसिया प्रैक्टिस के लिए, कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं होगा दोस्तों तो हमारे एनेस्थीसिया में भी दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट है बर्न, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या ब्लड यूरिया, तो रीनल फंक्शन को ये दिखाता है किडनी कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है। सीरम क्रिएटिनिन, इवेलुएट किडनी क्लियरेंस। बीटीएससी में जो है बिहार वाले एग्जाम में जो है ये क्रिएटिनिन का लेवल पूछा था, ब्लड यूरिया का लेवल पूछा था। लेफ्ट एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, एसएस लीवर फंक्शन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। जनरली जो दोस्त हमारा लीवर होता है, लीवर आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और लीवर के पास जो है वो हमारे एल्बुमिन, जो सबसे बड़ा हमारा ये है प्लाज्मा प्रोटीन है, वो बनता है। और प्रोटीन ही, जितना अच्छा प्रोटीन होगा उतना अच्छा ड्रग बाइंडिंग एबिलिटी होगी, और जितना अच्छा ड्रग बाइंडिंग एबिलिटी होगी उतना ही अच्छा ड्रग के इफेक्ट को आप जो है वो पा सकते हो, और उतना ही अच्छे तरीके से वो ड्रग मेटाबोलाइज भी होगा, है ना। क्योंकि लीवर अच्छा होगा तो ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन जो है कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वायरल मार्कर, तो ट्रिपल एच जो है आप चेक करोगे, उसमें HIV, हेपेटाइटिस बी और SCV आप टेस्टिंग करोगे, इंश्योर करोगे OT सेफ्टी का और पेशेंट सेफ्टी का, और पेशेंट के अलावा स्टाफ सेफ्टी का। क्रॉस मैचिंग करोगे, कंफर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है ब्लड फंक्शन, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड फंक्शन क्या करता है, शुरुआत में मैंने आपको बतलाया था, ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सेल तक पहुंचाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये यूरिया लैक्टिक एसिड को भी निकालता है। लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराने के लिए जिम्मेदार है। और अगर क्या होगा दोस्तों, अगर HbCO2 बढ़ेगा तो लैक्टिक एसिड जो है की मात्रा बढ़ेगी ब्लड में। नेक्स्ट है रेगुलेशन, क्या रेगुलेशन करता है, तो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, नॉर्मल पीएच को बैलेंस करता है, बफर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम को ये करता है, मेंटेन करता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम को ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, तो इसमें पाए जाते हैं WBC, प्लेटलेट्स, है ना। तो ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज और वाइट ब्लड सेल जो है ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और क्लॉटिंग कराते हैं। नेक्स्ट है hemostasis, तो hemostasis is a process that maintain blood in a fluid state within the vessel while allowing for the rapid formation of the solid clot at site of injury। तो ये फ्री फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो मेंटेन करते हैं यदि ब्लड जो है वो वेसल्स में है, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर गया, आपने हिपैरिन का नाम सुना होगा दोस्तों। हिपैरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। तो अगर जो है शरीर से बाहर ब्लड गया तो उसको हिपैरिन मिलेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, कैस्केड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जो एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक पाथवे हमने पढ़ा था, तो एक्सट्रिंजिक पाथवे टिश्यू फैक्टर पाथवे इसको बोलते हैं, या फास्ट ट्रैक सिस्टम बोलते हैं, ट्रिगर बाय ट्रॉमा या वास्कुलर वाल ट्रॉमा या सराउंडिंग टिश्यू ट्रॉमा। ट्रिगर जैसे ही होगा तो ट्रिगर रिलीज करेगा टिश्यू फैक्टर को, टिश्यू फैक्टर 3
फैक्टर 3 फ्रॉम डैमेज सेल आउटसाइड द ब्लड। और मैकेनिज्म क्या होगा, तो टिश्यू फैक्टर कॉम्प्लेक्सेस विथ फैक्टर 7 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। की एक्शन क्या है, तो कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एक्टिवेट फैक्टर 10। क्लिनिकल मार्कर की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम से और आईएनआर से हम क्या कर सकते हैं, इसे मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक पाथवे। तो इसमें क्या है, तो ये दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स स्लोअर प्रोसेस ट्रिगर बाय फैक्टर फैक्टर इंट्रिंसिक। नेक्स्ट ट्रिगर ये क्या चीज से होगा, तो एक्सपोजर ऑफ ब्लड टू नेगेटिवली चार्ज सरफेस लाइक कोलेजन इन डैमेज। कोलेजन अगर डैमेज हो गया, या वेसल वॉल, या फॉरेन सरफेसेस लाइक बाईपास मशीन सर्किट, है ना। नेक्स्ट है क्लिनिकल मार्कर, इसकी बात करें तो एपीटीटी, एपीटीटी है ना। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, एपीटीटी को एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और इसमें ध्यान रखना है कि फैक्टर 8 डिफिशियंसी कॉजेज हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया क्या है, एक तरह का हेरिडिटरी डिजॉर्डर है, ठीक है। तो जो क्लॉटिंग कैस्केड है वो कैसे होगा, तो वो होगा ऐसे कि इंट्रिंसिक पाथवे कौन कौन से, फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 और फैक्टर 8, और टिश्यू फैक्टर 3 जो हम लोग पढ़ा था एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और फैक्टर 7। ये दोनों मिलके किसको, कॉमन पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, फैक्टर 10 को। किसको, फैक्टर 10 को। और फैक्टर 10 क्या करेगा, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 5 क्या करेगा, 2 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 2 फैक्टर 2A को। और यही फैक्टर 2A फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। और फैक्टर 13 जो है वो क्या करेगा, स्टेबल फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया से एक क्वेश्चन आप कंफर्म रखो, है ना। कोई भी सर्जिकल साइड से एग्जाम होता है तो उसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन से एक क्वेश्चन तो आप मान के चलो। सॉरी। एनीमिया क्या है, तो दोस्तों टाइप देखें तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, हेमोलाइटिक एनीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। कॉज क्या है, तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी, क्रोनिक डिजीज के वजह से एनीमिया हो गया। क्यों, क्योंकि हीमोलाइसिस होने लगता है। जेनेटिक फैक्टर के चलते ही ये आपको एनीमिया डेवलप हो रहा है। और ब्लड लॉस, ट्रमा हो गया, ट्रमा के चलते जो है ब्लड लॉस हुआ और उसके वजह से आपको एनीमिया हो गया। सिम्टम क्या है, तो फटीग, थका थका महसूस करोगे, वीकनेस होगा, पेल या एलोइस स्किन हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा और डिजीनेस होगा। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, तो डाइटरी चेंजेस करोगे, सप्लीमेंट लोगे, मेडिकेशन लोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हो, और ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज ऑफ दैट कॉजेज एनीमिया। तो जो भी अंडरलाइंग कॉज है मतलब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, ट्रमा हुआ है, किसी तरह का जेनेटिक फैक्टर जो है वो दिक्कत है उसमें, और क्रोनिक डिजीज है, इन सबको आप ट्रीट करोगे। सिम्टम आपने देख लिया था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, चेंज इन स्टूल कलर, मसल पेन आपको देखने को मिलेगा, एलोइस स्किन देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, है ना, और एंजाइना एंड हार्ट अटैक आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लॉटिंग फैक्टर। तो इसका मेनोमिक है फुलिश पीपुल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपुल हैव फॉलन। तो ये जो जितने भी ट्रिगर वर्ड्स हैं, इनके नाम पे ही हमारा जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर, तो टोटल 13 आपको क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट है फिब्रिनोजेन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, थर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कैल्शियम आयंस, फोर्थ आपका हो गया लेबियल फैक्टर, सॉरी
फोर्थ हो गया कैल्शियम आयन, फिफ्थ हो गया लेबियल फैक्टर, स्टेबल फैक्टर, नेक्स्ट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा कंपोनेंट, और स्टुअर्ट फैक्टर, पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटी कैंडिडेट पीटीए, और हैजमैन फैक्टर और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट है ब्लीडिंग टाइम क्या होता है दोस्तों, है ना। व्हाट इज बीटी, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन है टाइम टेकन फॉर ब्लीडिंग टू स्टॉप आफ्टर अ स्टैंडर्डाइज स्किन पंचर। तो कह रहा है कि आप जैसे ब्लीडिंग टाइम को टेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें टेस्ट जैसे कराया जाता है वैसे हम आपको बतला देते हैं। आपको एक लैंसेट दिया जाता था। लैंसेट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसे शार्प दिखने वाला एक छोटा सा सुई जैसा वो होता है। ये शार्प एक ऑब्जेक्ट होता है और ये स्टेराइल होता है ना। तो इससे घबराने की बात नहीं है। इससे आप क्या करोगे, फुल फ्लेजेड आपको अपने फिंगर को पंचर करोगे। फिंगर को पंचर करने पे यहाँ पे ये टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है, इसमें जो है आप राउंड बनाओगे, है ना। राउंड बनाने के बाद जो है इसको आप 0 सेकेंड, इसको 30 सेकेंड, इसको 1 मिनट, और इसको जो है फर्दर जो टाइम होगा उसको आप ऐसे 30 सेकेंड पे, और जो भी ब्लीडिंग हो रही है ब्लीडिंग को आप यहाँ टच करोगे, फिर 30 सेकेंड के लिए वेट करोगे। और आपको ये नहीं है जबरदस्ती ब्लीडिंग नहीं करानी है, आपको फुल फ्लेजेड ऐसे छोड़ देना है। जब भी एक बफी बन जाए फिर आपको अगले इसमें अगले 30 सेकेंड पे जो है आपको प्रिक कर देना है, ये कर देना है, टच कर देना है। नेक्स्ट ऐसे करते करते आपको ये टोटल टाइम जो है वो काउंट कर लेना है। तो इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो 2 to 7 मिनट होता है। अगर इसके बीच आपका है तो आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो स्टैंडर्ड है, सही है। एसेस क्या करता है? तो ये प्लेटलेट्स के फंक्शन को एसेस करता है और कैपिलरी इंटेग्रिटी को एक्सेस करता है। प्रोलॉन्ग इन किसमें ये टाइम 7 से ज़्यादा देखने को मिल सकता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, है ना। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब मैंने बताया था आपको प्लेटलेट डेफिशिएंसी में, प्लेटलेट डिसफंक्शन हो गया, प्लेटलेट है लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहा है। और वॉन वेलब्रैंड डिजीज में और एस्पेरिन यूज में आपको देखने को मिल सकता है। नॉट अफेक्टेड बाय कोएगुलेशन फैक्टर डिफिशियंसीज। और क्लिनिकल यूज क्या है? तो स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर प्लेटलेट डिजॉर्डर और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लॉटिंग टाइम। तो दोस्तों क्लॉटिंग टाइम जो आपको देखने को मिलेगा, तो इसका टेस्टिंग का माध्यम क्या है कि एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और इस कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है दोस्तों? निगेटिव प्रेशर, निगेटिव प्रेशर या वैक्यूम बोल सकते हैं, है ना। और जैसे ही हमने लेंसेट लेके पंचर किया, लेंसेट लेके अपने फिंगर को पंचर किया, ठीक है, फिंगर को हमने पंचर किया मान लो यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ ब्लड आना शुरू हुआ हम क्या करेंगे? अपने इस ट्यूब को जो है हम यहाँ पे जहाँ से ब्लड आ रहा होगा रखेंगे। थोड़ी देर में ही देखते देखते सारा ब्लड जो है वो इस ट्यूब में जमा हो जाएगा। अब हम 1 मिनट के लिए क्या करेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड में मतलब अपने हथेली के टेम्परेचर पे जो है उसको हम रखेंगे ताकि वो जो है वो क्लॉट हो जाए, उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिले, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, है ना। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जब आप रखोगे और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ोगे, ज़्यादा फुल फ्लेजेड नहीं तोड़ना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो वो टूट ही जाएगा। आपको हल्के से केवल ट्यूब को, ये ग्लास ट्यूब होती है पतली सी, ट्यूब को ब्रेक करना है। और जैसे ही ब्रेक करके आप हल्का सा सेपरेट करोगे तो आपको दिखेगा जो क्लॉट बना होगा, है ना। और इसका जो क्या क्या एसेस करने के लिए हम करते हैं, तो इंट्रिंसिक पाथवे को, हमारे इंट्रिंसिक पाथवे सही है कि नहीं, और कॉमन कोएगुलेशन पाथवे को। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? तो 6 to 10 मिनट होता है। मेथड डिपेंडेंट करता है कि क्या मेथड आप यूज कर रहे हो। प्रोलॉन्ग इन हीमोफीलिया, अगर हीमोफीलिया है पेशेंट को तो ये
10 मिनट से ज़्यादा देखने को मिल सकता है, सीवियर लीवर डिजीज में देखने को मिल सकता है, हेपेरिन थेरेपी में देखने को मिल सकता है, कोएगुलेशन फैक्टर डिफिशियंसी में। ये जो 6 to 10 मिनट का समय है दोस्तों, ये वेरी भी कर सकता है, ये 5 to 8 मिनट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बुक टू बुक जो है वो वेरी करता है, तो इसके लिए कोई ये आप चीज़ें मत रखिएगा, है ना। लिमिटेशन क्या है, तो नॉट वेरी सेंसिटिव और रेयरली यूज नाउ, आजकल ज़्यादा हम यूज नहीं करते, ये रिप्लेस हो गया किससे, प्रोथ्रोम्बिन टाइप और एपीटीटी से। क्लिनिकल यूज क्या है, तो बेसिक स्क्रीनिंग ऑफ कोएगुलेशन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम बतला रहा था, ये जो टेस्ट बतला रहा था, ये जो टेस्ट जो है वो बच्चों को कराते हैं, ताकि मतलब बच्चे यानी स्टूडेंट्स को कराते हैं ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, कि बच्चे जो हैं वो नए जो पुराने मेथड्स जो होते थे उनको भी सीखें, क्योंकि इमरजेंसी में हो सकता है ये भी काम आए, है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है INR, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड रेशियो डिराइव्ड फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टू मॉनिटर एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। इसका भी पर्पस होता है तो एसेस करना एक्सट्रिंसिक पाथवे को, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर यानी फैक्टर नंबर सेकेंड 7 और 9 और 10 को। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है इसका, 0.8 to 1.2 सेकेंड, 1.2 मिनट सॉरी, और थेरेप्यूटिक रेंज वारफेरिन का 2 to 3 डीप वेन थ्रोम्बोसिस, है ना, और 2.5 to 3.5 मैकेनिकल हार्ट जो ये होते हैं आपके वाल्व होते हैं उसमें फेलियर में देखने को मिल सकते हैं। इंक्रीज INR इंडिकेट हाई ब्लीडिंग रिस्क, और क्लिनिकल यूज क्या है, तो मॉनिटरिंग वारफेरिन थेरेपी और प्री ऑपरेटिव कोएगुलेशन स्टेटस जानने के लिए। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो डेफिनेशन क्या है, तो टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा टू क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका भी एक्सट्रिंसिक पाथवे जांच करने का और कॉमन पाथवे देखने का फंक्शन है। कोएगुलेशन फैक्टर इसमें हम क्या देखेंगे, 1, 2, 5, 7 और 10, नॉर्मल वैल्यू 11 to 15 सेकेंड, प्रोलॉन्ग इन विटामिन के डिफिशियंसी, वारफेरिन थेरेपी, लीवर डिजीज फैक्टर 7 डिफिशियंसी। क्लिनिकल यूज क्या है, तो मॉनिटर वारफेरिन, प्री ऑपरेटिव कोएगुलेशन असेसमेंट, लीवर फंक्शन इवेल्युएशन। नेक्स्ट है एपीटीटी, जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। डेफिनेशन क्या है, तो टाइम टेकन फॉर प्लाज्मा टू क्लॉट आफ्टर एडिंग एक्टिवेटर और फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। दोस्तों इसमें पीटी एपीटीटी का फंक्शन पूछ सकता है कि क्लिनिकल यूज क्या है, और इसका टाइम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसका, तो 25 से 35 सेकेंड हो सकता है, और किस में आपको ये बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, मतलब 35 सेकंड से ज्यादा देखने को मिलेगा हीमोफीलिया ए में, जिसमें फैक्टर 8 नंबर जो है वो इफेक्ट होगा, हीमोफीलिया बी जिसमें फैक्टर 9 इफेक्ट होगा, हिपेरिन थेरेपी में और सीवियर लीवर डिजीज में। क्लिनिकल यूज क्या है, तो मॉनिटरिंग हिपेरिन थेरेपी, क्योंकि हिपेरिन थेरेपी में ये बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, और डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया और स्क्रीनिंग इंट्रिंसिक पाथवे डिफेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, आपको हर चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमें सर आप लोगों से एक ही चीज़ चाहिए कि आप खुद से प्रॉमिस करके चलो कि आप खुद पढ़ो, है ना। सेल्फ स्टडी से बड़ा ना ही कोई मोटिवेशन है, ना ही कोई की है, और ना ही कोई उसको बोले, ना ही कोई उससे बड़ा धन है आपके पास। वही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है, जिसे आप एग्जाम टाइम में अपने किसी भी विषम परिस्थिति में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहिए, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, अपने दोस्तों को भी विजिट कराइए, उन्हें मोटिवेट कीजिए कि वो हमारे वीडियोज को देखें, उन्हें जो भी उचित लगता है वो हमें सुझाव दें, और अपने पढ़ाई पे ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।